नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब पढ़े होंगे। आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लगभग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। परिवार किस प्रकार की संस्था है? ए ऑप्शन है सार्वभौमिक, बी ऑप्शन है संगठनात्मक, सी ऑप्शन है एकांकी और डी ऑप्शन है दोनों। तो परिवार किस प्रकार की संस्था है? परिवार सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल संस्था है ये। सभी जगह परिवार पाया जाता है, तो इसीलिए जो परिवार है वो सार्वभौमिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। समाज की प्रथम इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है विद्यालय को, बी ऑप्शन है घर को, सी ऑप्शन है परिवार को और डी ऑप्शन है पंचायत को। तो समाज की प्रथम इकाई के रूप में किसको जाना जाता है? परिवार को जाना जाता है। ठीक है, जो समाज की प्रथम इकाई होती है वो क्या होती है? परिवार होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। परिवार वह समूह है जो एक लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जाता है और काफ़ी छोटी एवं स्थायी है, जो बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण की व्यवस्था के योग्य है। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है अरस्तू का, बी ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज का, सी ऑप्शन है लिचफील्ड का और डी ऑप्शन है धामा का। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? मैकाइवर तथा पेज की है। और जो डेफिनेशन है एग्जाम्स में पूछी जाते हैं, तो इनको लर्न करना जैसे हैं उनको वैसे ही लर्न करना होता है। तो जो डेफिनेशन है क्या है? परिवार वह समूह है जो एक लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जाता है और काफ़ी छोटी एवं स्थायी है, जो बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण की व्यवस्था के योग्य है। तो ये कथन क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है परिवार के जैविकीय कार्य के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है यौन इच्छाओं की संतुष्टि, बी ऑप्शन है संतानोत्पत्ति, सी ऑप्शन है भोजन वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था और डी ऑप्शन है सुख सुविधा प्रदान की व्यवस्था। तो परिवार की जो जैविक कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? परिवार के जैविक कार्य के अंतर्गत आते हैं यौन इच्छाओं की संतुष्टि और संतान की उत्पत्ति करना। ये परिवार के जैविक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ए और बी हमारे राइट आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर का ए राइट आंसर है। दो ऑप्शन सेम हो गए तो हम ऑप्शन नंबर डी को काट देंगे। तो परिवार की जैविक कार्य के अंतर्गत आते हैं। परिवार के जो जैविक कार्य है, ए ऑप्शन यौन इच्छाओं की संतुष्टि और बी संतानोत्पत्ति करना, ये जैविक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और भोजन वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था करना, सुख सुविधा प्रदान करना, ये परिवार के कौन से कार्य के अंतर्गत आते हैं? ये परिवार के शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो सी और डी ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन को मैं बदल दूं कि परिवार के शारीरिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो परिवार के शारीरिक कार्य के अंतर भोजन वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था करना, सुख सुविधा प्रदान करना, ये परिवार के शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार के जैविक कार्य के अंतर्गत क्या आते हैं? तो परिवार के जैविक कार्य के अंतर्गत भोजन वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था करना, सुख सुविधा प्रदान करना, परिवार के जैविक कार्य के अंतर्गत यौन इच्छाओं की संतुष्टि करना और संतानोत्पत्ति करना, ये जैविक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाए, परिवार के शारीरिक कार्य के अंतर्गत कौन आते हैं, तो परिवार के शारीरिक कार्य के अंतर्गत ये दो ऑप्शन आते हैं, भोजन वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था करना, सुख सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था करना। तो क्वेश्चन नंबर फोर का ए राइट आंसर है। ठीक है, जैविक कार्य के अंतर्गत ए और बी ये दो ऑप्शन आएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। परिवार की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। पहले तो हमसे पूछा कि परिवार के जैविक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। उसमें हमारा आंसर था कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि और संतानोत्पत्ति करना, ये परिवार के जैविक कार्य के अंतर्गत आता है। वही शारीरिक कार्य की बात करें परिवार की, तो परिवार के शारीरिक कार्य के अंतर्गत क्या आता है? भोजन वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था करना और उनको सुख सुविधा प्रदान करना, ये शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परिवार की मनोवैज्ञानिक विशेषता के अंतर्गत क्या आते हैं, यानी कि परिवार की जो मनोवैज्ञानिक कार्य है वो क्या है।
ए ऑप्शन है श्रम विभाजन करना, बी ऑप्शन है बचत एवं विनियोग प्रबंधन करना, सी ऑप्शन है प्रेम और स्नेह देना, डी ऑप्शन है मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। तो परिवार की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रेम और स्नेह देना और डी ऑप्शन मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। सी और डी राइट आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। प्रेम और स्नेह देना, ठीक है, जब किसी व्यक्ति के पास लव होगा, प्रेम और स्नेह उसको कोई कर रहा होगा तो उसकी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। और अगर मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, जैसे हमारा परिवार होता है वो हमको एक मानसिक सुरक्षा प्रदान कराता है। जैसे कि हमको पता होता है कि हमारे पास हमारा परिवार है तो हम अकेले नहीं, हम अपने परिवार के साथ हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो पूरा परिवार उसको मिलकर सॉल्व करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका डी राइट, बी सी राइट आंसर है कि परिवार के जो मनोवैज्ञानिक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? प्रेम और स्नेह देना और मानसिक सुरक्षा प्रदान कराना, ये 2 कार्य परिवार के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर श्रम विभाजन करना और बचत एवं विनियोग प्रबंधन करना ये परिवार के कार्य पूछे जाए तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आर्थिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर मनोवैज्ञानिक कार्य ना लिख के, विशेषता ना लिख के हम यहाँ पे लिखते कि परिवार के आर्थिक विशेषता के अंतर्गत कौन आते हैं, तो परिवार के आर्थिक विशेषता क्या होती है? श्रम विभाजन करना और बचत एवं विनियोग प्रबंधन करना। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे परिवार के आर्थिक कार्य के अंतर्गत, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आर्थिक कार्य के अंतर्गत आएंगे, लेकिन हमसे मनोवैज्ञानिक पूछा है तो हम मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो परिवार होता है वो हमको प्रेम और स्नेह देता है और मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है, और ये दोनों मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फैमिली कौन सी भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है ग्रीक, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है हिंदी और डी ऑप्शन है लैटिन। तो फैमिली कौन सी भाषा का शब्द है? फैमिली लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, परिवार का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन है संख्या के आधार पर, बी ऑप्शन है विवाह के आधार पर, सी ऑप्शन है उत्तराधिकारी के आधार पर और डी ऑप्शन है मनोरंजन के आधार पर। तो परिवार का प्रकार नहीं है पूछा है तो संख्या के आधार पर हमें पता है कि संख्या के आधार पर भी परिवार होते हैं, जैसे एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, ये संख्या के आधार पर आते हैं। सेकंड है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर भी हमको पता है कि परिवार के प्रकार होते हैं, जैसे बहुपत्नी विवाह, मोनोगमी विवाह, बहुपति विवाह, समूह विवाह, इसके आधार पर भी परिवार होते हैं। उत्तराधिकारी के आधार पर, हाँ, उत्तराधिकारी के भी आधार पर भी परिवार होते हैं। जैसे कि मातृसत्तात्मक परिवार होगा तो वहाँ पे जो उत्तराधिकारी होगी तो कौन होगी? बेटी होगी। अगर पितृसत्तात्मक परिवार है तो वहाँ पे जो परिवार का उत्तरदायित्व संभालेगा या उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? बेटा होगा। तो उत्तराधिकारी के आधार पर भी परिवार के प्रकार होते हैं, लेकिन मनोरंजन के आधार पर परिवार का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। मनोरंजन के आधार पर परिवार का कोई प्रकार नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर है, परिवार का प्रकार नहीं है, मनोरंजन के आधार पर परिवार का कोई प्रकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकांकी परिवार की हानियां हैं। जो एकांकी परिवार होते हैं इसकी क्या हानियां हैं? ए ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, बी ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास, सी ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता और डी ऑप्शन है मार्गदर्शन में कमी। तो एकांकी परिवार की हानि क्या है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता एकांकी परिवार का लाभ होता है, ठीक है। अगर किसी एकांकी परिवार के बच्चे को आप देखोगे तो बच्चा आत्मनिर्भर होगा, अपने कामों को स्वयं से करने वाला होगा, क्योंकि एकांकी परिवार में छोटा सा परिवार होता है, माँ बाप और बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। एक तो माँ बाप होते हैं और एक उनके बच्चे होते हैं उस परिवार में, तो कम लोग होते हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, तो इसलिए आत्मनिर्भरता तो इसका लाभ है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, ये भी एकांकी परिवार का लाभ होता है। बच्चों का, जो एकांकी परिवार के बच्चे होते हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि माँ बाप के पास 1 या 2 बच्चा होता है और उनका जो पूर्ण ध्यान होता है वो अपने बच्चे पे होता है,
ठीक है। तो इसलिए जो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छे तरीके से होता है। और पूर्ण स्वतंत्रता, हाँ, ये भी एकांकी परिवार का लाभ है। ये पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है एकांकी परिवार के बच्चे को, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। एक बच्चा है तो माँ बाप उसको हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं, तो पूर्ण स्वतंत्रता भी एकांकी परिवार को मिलते हैं। लेकिन मार्गदर्शन में कमी, ये एकांकी परिवार की एक हानि है। जो एकांकी परिवार के जो बच्चे होते हैं उनमें मार्गदर्शन की हानि देखी जाती है। अगर माँ और पिता दोनों वर्किंग हैं, दोनों अपनी जॉब पर जा रहे हैं, तो वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते। अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो क्या होगा, उनके बच्चे में जो एक किसी भी उस सदस्य की उसके जीवन में कमी होगी और वो अपनी बातों को दूसरे से शेयर नहीं कर पाएगा। दूसरे से शेयर नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, उसको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो एकांकी परिवार है उसकी हानि क्या है, मार्गदर्शन में कमी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोनोगैमी परिवार के उदाहरण है। ए ऑप्शन है एक विवाही परिवार, बी ऑप्शन है बहुपत्नी विवाह, सी ऑप्शन है बहुपति विवाह और डी ऑप्शन है समूह विवाह। तो मोनोगैमी जो विवाह होता है वो कौन सा विवाह होता है, मोनोगैमी विवाह होता है कि एक विवाही परिवार, यानी कि एक पुरुष एक ही पत्नी से विवाह करेगा, वो मोनोगैमी के अंतर्गत आते हैं। बहुपत्नी विवाह क्या होते हैं, एक पुरुष बहुत सारी पत्नियों से विवाह कर रहा है तो वो बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत आएगा। और बहुपति विवाह, अगर एक स्त्री बहुत सारे पतियों से विवाह कर रही है तो वह बहुपति विवाह के अंतर्गत आएगा। और समूह विवाह के अंतर्गत वो लोग आते हैं जैसे कि 4-5 लोग मिलके एक समूह में विवाह करते हैं, उसमें जितने भी पुरुष होंगे और जितने भी महिलाएं होंगे वो एक दूसरे के पति पत्नी होंगे समूह विवाह के अंतर्गत। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोनोगैमी परिवार के अंतर्गत आता है, तो मोनोगैमी विवाह के अंतर्गत जो आता है, सॉरी यहाँ पे विवाह आएगा, ठीक है, विवाह। मोनोगैमी विवाह के अंतर्गत क्या आता है, एक विवाही परिवार, यानी कि एक पुरुष एक ही पत्नी से विवाह करेगा और यही विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। बाकी जो ये 3 विवाह होते हैं ट्राइबल्स एरिया में किए जाते हैं, आदिवासी लोगों द्वारा ये विवाह किए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के प्रकार हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 16। तो मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह के प्रकार हैं वो कितने हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं। मनुस्मृति में जो विवाह दिए गए हैं वो 8 प्रकार के दिए गए हैं। 4 प्रकार के विवाहों को इन्होंने अच्छा माना है और 4 प्रकार के जो विवाह हैं उनको निम्न श्रेणी में रखा है। जो मनुस्मृति है उसमें विवाह के 8 प्रकार दिए गए हैं। उन 8 प्रकारों में भी इन्होंने 4 प्रकार के विवाह ऐसे माने हैं जो उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और 4 प्रकार के विवाह ऐसे माने हैं जो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 8 राइट आंसर है। तो हमने एक्सटेंशन एजुकेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।